साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, है ना। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा विज्ञान के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये 2020 जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, इसमें अभी तक आपने भाग लिया कि नहीं लिया, है ना। अगर अभी तक आपने भाग नहीं लिया इस 2020 टेस्ट सीरीज, जो कि बिल्कुल फ्री है सभी के लिए, है ना, तो भाग जरूर ले दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर 2020 टेस्ट सीरीज सप्ताह में 2 दिन करवाई जाती है, एक तो रविवार और दूसरा दोस्तों गुरुवार को, है ना। 2 दिन करवाई जाती है। तो इस टेस्ट सीरीज में भाग लेकर के आप अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों अपना। और दोस्तों, चतुर्थ बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। चतुर्थ बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। तो जिन भी साथियों को इस बैच में दोस्तों एडमिशन लेना है, वो इस एडमिशन ले सकते हैं मात्र 1199 में। लाइव क्लासें होंगी दोस्तों, शुरू से अध्ययन आपको करवाया जाएगा इसमें, है ना। इसमें विस्तृत अध्ययन, टेस्ट प्लस ट्रिक की वीडियो, सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो चतुर्थ बैच 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, आपको एडमिशन जरूर लेना है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों हम आपको बता दें कि 21 जून से इसी कोर्स में निचोड़ क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं दोस्तों, 21 जून से। यानी कि आप 21 जून के पहले भी एडमिशन ले सकते हो और इस निचोड़ क्लास में दोस्तों आप इसमें पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये निचोड़ क्लासें 21 जून से स्टार्ट होने वाली है। यानी कि हिंदी साहित्य में अभी तक जो आपने पढ़ा है उसका पूरा का पूरा निचोड़, आदि काल में क्या पूछा जाता है, भक्ति काल में क्या पूछा जाता है, रीति काल में क्या पूछा जाता है, इसका पूरा निचोड़ 21 तारीख से ये क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों, शाम को 6:30 बजे से। तो इससे पहले आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर जब नया बैच स्टार्ट होगा तो उसमें आपको नया बैच में दोस्तों स्टार्टिंग से आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो जो भी साथी हमारे इच्छुक हो एडमिशन लेना हो, वो एडमिशन लेकर के अपना अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी नहीं है? बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी या फिर बघेली? जल्दी से बताइए कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं आती। प्रश्न क्रमांक 111 कमेंट में आपको फटाफट से बताना है, वीडियो को लाइक करना है। और दोस्तों, कल यानी कि दोस्तों सोमवार को 3rd बैच का टेस्ट है प्रगतिवाद का, ठीक है। तो सभी लोगों को दोस्तों, जो भी हमारे 3rd बैच के साथी है, टेस्ट के लिए तैयारी कर लेना, एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं आती, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तो जल्दी से कमेंट में लिखना है, वीडियो को एक बार लाइक कर देना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाता है बघेली, यानी कि आपका जो C नंबर है वो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आंसर आया है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रकार की बोलियां आती हैं दोस्तों। कौन कौन सी? कौरबी यानी कि खड़ी बोली को जो कौरबी नाम दिया दोस्तों, वो किसने दिया? कौरबी नाम दिया राहुल सांकृत्यायन, है ना। बांगरू यानी कि दोस्तों हरियाणवी, ठीक है। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। जबकि जो बघेली है ये काय के अंतर्गत आती है? ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आपको पता होगा इनमें से कौन सी ध्वनि अवधी में नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि अवधी में नहीं है? अवधी में कौन सी ध्वनि का यूज नहीं होता, कौन सी ध्वनि का दोस्तों प्रयोग नहीं होता अवधी में? कौन सी ध्वनि नहीं है अवधी में? प्रश्न क्रमांक 112 में। अच्छा क्वेश्चन है। अवधी के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि सर अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी से संबंधित है, यहां पर आपको 112 प्रश्न क्रमांक 112 का उत्तर बताना है। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो 21 जून से पहले ले सकते हैं, ताकि आपको निचोड़ वाली क्लासें भी मिल जाएंगी दोस्तों, है ना। और यहां पर आपका जो B नंबर है दोस्तों, जो ड़ा होता है, इसका प्रयोग अवधि में नहीं होता है, यानी कि आपका उत्तर B की तरफ चला जाता है। ड़ा ध्वनि में दोस्तों अवधि में नहीं है। अवधि में कर्ता कारक ने का नितांत क्या पाया जाता है दोस्तों? अभाव पाया जाता है ना। अवधि में या तथा वा ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, जैसे किताब से, है ना, किताबवा, कापी से कापिया, है ना। फाइल को दोस्तों फाइल या लोटा को लोटबा, है ना, लोटबा बोलते ना। तो इस प्रकार से टेस्टबा बोले, टेस्टबा कब होगा? अवधि में ऐसे ही होता है, टेस्टबा कब होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना। 113 का आंसर बताना। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, क्या हो जाती है? ध्रुव हो जाती है, सरल हो जाती है, सरस हो जाती है, या फिर
भावपूर्ण हो जाती है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। क्या हो जाती है, जल्दी से बताइए। 113 का आंसर, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। क्या हो जाती है? और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर जो हो जाती है वो हो जाती है क्या? सरल हो जाती है। यानी कि आपका जो उत्तर बी नंबर है, बी नंबर जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर दोस्तों सरल हो जाती है, उसका अर्थ भी स्पष्ट होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में खाली स्थान रहती है। क्या रहती है? निश्चितता रहती है, अनिश्चितता रहती है, कल्पना जी, कोमलता रहती है या फिर कुशलता रहती है। 114 का आंसर आपको चयन करना है। बताइए सभी लोग। न्यायालयीन भाषा में शब्द और उसके अर्थ में खाली स्थान रहती है। क्या रहती है? 114 का आंसर आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। और आपका उत्तर चला जाता है कि सर जो न्यायालयी भाषा होती है ना, इसमें निश्चितता होती है। शब्द और उसके अर्थ में क्या होती है? निश्चितता होती है। यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में क्या होती है? निश्चितता होती है ना, जिससे किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? व्यवहार के आधार पर आपको बताना है। व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर दोस्तों 2 प्रकार के? कितने प्रकार के होते हैं? व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको चयन करना है। 115 का आंसर सभी लोग बताना। एक बार लाइक जरूर करेंगे सभी लोग। जिन भी साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। और यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि व्यवहार के आधार पर जो शब्द होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं तो आपको याद रख लेना। एक तो सामान्य शब्द होते हैं और एक होते हैं तकनीकी शब्द, है ना। तो व्यवहार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। ठीक है, सामान्य शब्द वे शब्द जिनको हम दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं दोस्तों। और इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है, जैसे घर, कपड़ा, रोटी, किताब, खाना, पानी, ये तो क्या है? ये सामान्य शब्द हैं। लेकिन तकनीकी शब्द आपको पता होनी चाहिए, जैसे सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, निदेशालय, रसायन, कोशिका, ये क्या है? ये तकनीकी शब्द हैं, है ना। वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से होता है वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। इन तकनीकी शब्दों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 116 है, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे भी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? चित्रलिपि से हुई है, कीलाक्षर लिपि से हुई है, ब्राह्मी लिपि से हुई है या फिर अरमाइक लिपि से हुई है? खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है आपको बताना है। 116 का आंसर, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, सभी लोग बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पता होना चाहिए, याद होना चाहिए आप लोगों को, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई लोग गलत करके आते हैं। लेकिन आपका उत्तर बिल्कुल सही है, अरमाइक लिपि। अरमेयिक भी मिल जाएगा आपको कहीं कहीं लिखा, है ना। तो यहां पर सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। खरोष्टी लिपि का जो उत्पत्ति हुई वो अरमाइक लिपि से हुई है दोस्तों, है ना। और यहां पर देखते खरोष्टी भारत की 2 प्राचीनतम लिपियों में से दोस्तों एक है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी कि दोस्तों इस साइड से लेकर के इस साइड से इस साइड लिखी जाती है, ऐसे, है ना। यह भी कई बार पूछा जाता है, निम्न में से बताइए कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है ना। सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में ही लिखवाए हैं, है ना। इनको आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन आता है, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? यहां पर ऑप्शन नहीं है, आपको ही उत्तर बताना है। जल्दी से बताइए, प्राचीन देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है
वो किससे हुआ है? फटाक से 117 का आंसर बताना है। 117 में उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? किससे हुआ है? प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? प्रश्न क्रमांक 117 का आंसर है और आपको बताना है। और बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है कि सर प्राचीन देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है, यहां पर दोस्तों आपको ये नहीं लगाना है, कुटिल लिपि नहीं लगाना, गुरुमुखी लिपि नहीं लगाना, सेमिल और दोस्तों नेपाली। यहां पर क्या है? कुटिल लिपि है क्या कि ब्राह्मी लिपि है? प्राचीन देवनागरी का पूछा गया है, तो क्या उत्तर बताओगे? जल्दी से बताओ, क्या क्या लगाए आपने? सी है या फिर गुरुमुखी लिपि से तो नहीं हुआ है? जल्दी जल्दी बताएं फटाफट से, उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प में है उत्तर की नहीं है? प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? है ना? और उत्तर आपने बिल्कुल सही बताया है ना? क्या बताया है कि सर प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है कुटिल लिपि से। किससे हुआ है? कुटिल लिपि से, ब्राह्मी लिपि से नहीं, नागरी लिपि नहीं, देवनागरी लिपि नहीं, प्राचीन देवनागरी लिपि, है ना? बहुत बढ़िया, कन्फर्म रहो। प्राचीन देवनागरी पूछा गया है तो आपका उत्तर हो जाएगा कुटिल लिपि। कुटिल लिपि होगा। देवनागरी लिपि का देवनागरी का हुआ है दोस्तों काय से? देवनागरी का हुआ है ब्राह्मी से। लेकिन अगर प्राचीन देवनागरी की बात आएगी तो आपको कुटिल लिपि लगाना है, कुटिल लिपि। ठीक है, तो कुटिल लिपि आपको याद रख लेना है। प्राचीन नागरी लिपि, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है दोस्तों कुटिल लिपि से। तो यहां पर ए नंबर आपका प्राचीन नागरी लिपि होना था, प्राचीन नागरी लिपि। ठीक है, तो कुटिल लिपि आपका सही हो जाएगा। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? संयोजक बताना है प्रश्न क्रमांक 118 का आंसर। सभी लोग बताएं। हाँ, सभी लोग बताएंगे। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? 118 का आंसर। 118 सभी लोग बताएं। नागरी लिपि, ये दोस्तों लिपियों का विकास हुआ है। जैसे ब्राह्मी लिपि सबसे पहले, उसके बाद आई गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद आई कुटिल लिपि, है ना? कुटिल लिपि के बाद जो आई दोस्तों वो प्राचीन नागरी आई, और प्राचीन नागरी के बाद आई कौन सी? देवनागरी लिपि। इस प्रकार से दोस्तों इनका विकास माना जाता है ना? तो ये जो प्राचीन देवनागरी, इसका विकास कुटिल लिपि से माना जाता है ना? तो यहां पर उत्तर आपका ए ही सही हो जाएगा। और नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो संयोजक आपसे पूछा गया और आपने सही उत्तर बताया है कि सर 1 नंबर जो काका कालेलकर हैं, काका कालेलकर जो हैं वो बिल्कुल सही है। नागरी लिपि सुधार समिति के जो संयोजक थे वो कौन थे? काका कालेलकर। काका कालेलकर यानी कि 1 नंबर। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर माने जाते हैं। इनको आपको याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते। यहां पर आते, ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र कहां पर था? बताइए, ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र कहां पर था? सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 119 का आंसर। 119 इनका दोस्तों जो केंद्र था वो केंद्र कहां पर था? प्रधान केंद्र बताना है, प्रधान केंद्र कहां पर था? अच्छा क्वेश्चन है। और यहां पर आपने उत्तर बताया है कि सर इसमें डी नंबर लगा दो, तो डी नंबर आपने बिल्कुल सही लगाया। वेरी गुड, डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। दोस्तों अपन को कैसे पढ़ना है ना? कैसे पढ़ना है एक मैं आपको चुटकुला बताता हूं। जैसे इस प्रश्न का हाल हुआ है उसका मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक क्वेश्चन है ना, 2 कक्षाएं थी, 2 कक्षाओं में एक ही क्वेश्चन पूछा गया। 2 कक्षाओं में एक ही क्वेश्चन पूछा गया। एक कक्षा में बोला गया कि ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, शायद ही कोई 1-2 स्टूडेंट इसका उत्तर बता पाए। एक कक्षा में ये बोल दिया गया, दूसरी कक्षा में ये बोल दिया गया वही प्रश्न को लेकर कि ये बहुत सरल प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। तो पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, पहली कक्षा में भी वही क्वेश्चन दिया और दूसरी कक्षा मतलब उसी वर्ग की दूसरी कक्षा में भी वही क्वेश्चन दिया गया।
लेकिन पहली कक्षा में नकारात्मक पॉइंट रख दिया गया कि ये बहुत कठिन प्रश्न है, मुश्किल से ही कम लोग ही उसका उत्तर बता पाएंगे, है ना। और दूसरी कक्षा में एक सकारात्मक पॉइंट रख दिया गया कि ये बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत सारे स्टूडेंट इसका उत्तर बता पाएंगे। तो पता है क्या हुआ, पहली कक्षा के मात्र 2-3 स्टूडेंट ने ही सही उत्तर बताया और दूसरी कक्षा के लगभग मान के चलो दोस्तों कि 50 से 60% बच्चों ने उत्तर सही बताया। क्या है ये? पहली कक्षा और दूसरी कक्षा प्रश्न सेम है, बोलने का तरीका है, सकारात्मक और नकारात्मक सोच दोनों जगह रख दी गई। अब दोस्तों इससे आपका आंसर बिगड़ गया। ऐसे ही पहला जो क्वेश्चन अपना हुआ है उस क्वेश्चन में भी अपन ने देख लिया कि बहुत सारे लोग अपने प्रश्न उत्तर से पलट गए, अपने प्रश्न से उत्तर से पलट गए। बोले सर, है ना, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो खालिस्तान से संबंधित है। जल्दी से बताओ 122 का आंसर। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो खालिस्तान से संबंधित है। शिक्षा मंत्रालय के अनुवाद विभाग, गृह मंत्रालय की राजभाषा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय या फिर प्राविधिक शिक्षा से? सभी लोग बताएं उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा। 120 का आंसर, 120 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो खालिस्तान से संबंधित है। किससे संबंधित है बताइए, किससे संबंधित है भैया? 120 का उत्तर सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे एक बार। और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो खालिस्तान से संबंधित है, उत्तर चला जाता है गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। गृह मंत्रालय की राजभाषा विभाग से संबंधित है दोस्तों, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाता है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो दोस्तों गृह मंत्रालय की राजभाषा से संबंधित है और 1 मार्च 1971 को गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत की राजभाषा आपको बताना है दोस्तों, भारत की राजभाषा है तो कौन सी है? भारत की राजभाषा कौन सी है? 121 का आंसर आपको बताना है दोस्तों। 121 भारत की राजभाषा कौन सी है? जल्दी से बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों 21 जून से निचोड़ क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं पेड क्लास में, तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो निचोड़ क्लासों में भी स्टार्ट से पढ़ सकते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों निचोड़ क्लास से आज से ये है, क्या आज से है कि आदिकाल में क्या पूछा जाता है, भक्ति काल में क्या पूछा जाता है, रीति काल में क्या पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट तथ्यों की क्लास 21 जून से शुरू होने वाली है। तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हैं और निचोड़ क्लासों को का लाभ भी ले सकते हैं। और 1 जुलाई से जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसमें भी भाग ले सकते हैं, है ना। और भारत की राजभाषा दोस्तों यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा क्या? हिंदी और अंग्रेजी दोनों मानी जाती हैं दोस्तों यहां पर, लेकिन आयोग ने 1 नंबर लिया था हिंदी। लेकिन आपको पता है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भारत की राजभाषा के रूप में दोस्तों पदस्थ हैं, है ना। तो यहां पर हिंदी और अंग्रेजी आपका सही उत्तर होना चाहिए। चलिए आंसर अगला क्वेश्चन यहां पर पढ़ते हैं। यहां पर आते हैं, भारत की राजभाषा हिंदी है ना। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को दोस्तों ये घोषित किया गया था। लेकिन आपको पता है कि अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है ना। और राजभाषा किसे कहते बोले, सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसे राजभाषा कहते हैं, है ना। ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये आपको बताना इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, जल्दी से बताओ। 4 विकल्प हैं, 122 का उत्तर आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे 122 का उत्तर आपको बताना है। इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है? सभी लोगों को बताना है कौन सा गलत है इनमें से। पढ़िए और उत्तर बताइए सभी लोग, है ना। इसी प्रकार से बहुत अच्छे से अध्ययन आपको करवाया जाएगा। 1 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो नया बैच स्टार्ट होने से पहले ही आप दोस्तों कोर्स में एडमिशन ले लें और निचोड़ कोर्स का भी फायदा आपको मिल जाएगा, है ना। इनमें से कौन सा गलत है ये कथन आपको बताना है और उत्तर आपका चला जाता है कि रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। बोली पूर्णतः विकसित होती क्या? बोले बोली पूर्णतः विकसित होती तो इसे भाषा बोला जाता। बोले सर जिसमें साहित्य लिखा जाने लगता है ना। तो यहां पर आपका जो बी नंबर है
ये कथन क्या है? गलत है। बी नंबर आपका सही है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः कैसी है दोस्तों, है ना, विकसित होती है, ये कथन गलत है ना। अगला क्वेश्चन है प्रयोजन मूलक भाषा का संबंध है तो किससे है? 123 का आंसर सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर बताएंगे। याचना जी 15 साल के लिए थी, लेकिन 15 साल के बाद उसका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया, है ना, अंग्रेजी को आगे बढ़ा दिया गया। पहले 15 साल के लिए रखी थी राजभाषा के रूप में, लेकिन दोस्तों, है ना, अब अंग्रेजी अपनी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध आपको बताना है किससे है? साहित्य से है, कल्पना से, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे है? प्रमुख संबंध आपको बताना है, बताइए। साहित्य, कला, कल्पना या फिर जीविकोपार्जन से? प्रयोजन का अर्थ अपन लोग समझते हैं, क्या समझते हैं? बोले सर प्रयोजन यानी कि किसी कारण, है ना, आपका प्रयोजन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है ना। तो इस प्रकार से तो यहां पर आपको पता है प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध होता है जीविकोपार्जन से। कैसे होता है दोस्तों? जीविकोपार्जन से होता है। इनको आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर देखो, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध जीविकोपार्जन से है। प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य हिंदी के विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से है। हिंदी केवल साहित्य की भाषा ना रहे बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त हो, तभी इसका विकास सुनिश्चित होगा। तो यहां पर आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको जो बताना है वो ये है कि इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः खाली स्थान है। एक क्वेश्चन और आपको दिया जाएगा, एक क्वेश्चन अभी आपसे पूछा जाएगा, तैयार रहना। बताइए, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः कैसा है? इतिहास के प्रति अध्यात्म है, अध्यात्म परक है, यथार्थ परक है, विकास परक या फिर अनुसंधान परक है? प्रश्न क्रमांक 124 से अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः कैसा है? भारतीय दृष्टिकोण प्रायः कैसा है? और आपका उत्तर बिल्कुल सही आया है। वो है दोस्तों कौन सा, कैसा है? अध्यात्म परक है, अध्यात्म परक है। एक क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, आपको बताना है अपूर्वा किसकी रचना है? अपूर्वा किसकी रचना है? जल्दी से बताइए फटाफट से। एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है, अपूर्वा के रचनाकार कौन है? सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। अपूर्वा, जल्दी से आपको बताना है अपूर्वा आपको बताना है अपूर्वा दोस्तों ये किसकी रचना है? जल्दी से बताइए, अपूर्वा किसकी रचना है? अपूर्वा किसकी रचना है? अपूर्वा किसकी रचना है? जल्दी से आपको बताना है। अपूर्वा, और अपूर्वा आपने बताया है केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। और दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल को इस अपूर्वा रचना के लिए क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इसे मिला था दोस्तों अपूर्वा रचना के लिए। और ये रचना किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है, केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन आया है आपके लिए, भाषा विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा है। तो भाषा की परिभाषा क्या है? इसको भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपन देख लेते हैं, सीधा सीधा यहां पर पढ़ लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं। यहां पर आ जाते हैं कि भाषा वैज्ञानिक के दृष्टि से भाषा की परिभाषा है कि भाषा मानव मुख के, है ना, ध्वन्य अंगों से निःसृत, सामाजिक स्वीकृत, प्राप्त, सार्थक पदों के सुश्रृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम होता है। सीधा सीधा भी आप पढ़ सकते हैं कि सर भाषा का जो है विचार विनिमय का माध्यम जो होती है वो क्या होती है? भाषा होती है या फिर भाषा कहलाती है, ठीक है। यहां पर पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है, वो आपको बताना है। पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है तो कौन सी है? 126 का आंसर आपको चयन करना है। 126 का आंसर बताइए सभी लोग।
पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति कौन सी है? पाली पद की, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आया है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपका उत्तर हो जाएगा पर्याय, पलियाय, पलियाली, पालियाली और पाली, है ना। ये आपका जो सी नंबर है, ये सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है पर्याय, पालियाय, पालियाली, पाली। पाली को मागधी भाषा भी कहते हैं दोस्तों, बौद्धों की भाषा पाली थी, इसे प्रथम प्राकृत भाषा भी कहा जाता है ना, इस प्रकार से। और पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण है, वैयाकरण, व्याकरण को जानने वाले वैयाकरण कहलाते हैं, है ना। पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण कौन है? पाली भाषा के सर्वप्रधान बताना है आपको। 127 का आंसर आपको बताना है, बताइए 127 का आंसर क्या हो जाएगा? 127 में पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण है, कौन है? 127। और 127 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कात्यायन। पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण है दोस्तों, तो कौन है? कात्यायन। कौन है? कात्यायन। इनको आपको याद रख लेना है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है, प्रकृति संस्कृतम तदागतम प्राकृतम उक्ति का भावार्थ क्या है? भावार्थ आपको बताना है, तब तक एक क्वेश्चन भी आपके लिए आता है। जल्दी से एक क्वेश्चन और आपको बता है, भस्मांकुर किसकी रचना है? भस्मांकुर किसकी रचना है, इसका उत्तर भी आपको बताना है। और प्रकृति संस्कृतम तदागतम प्राकृतम उक्ति का उचित भावार्थ क्या है, इसका भी आपको चयन करना है। सभी लोग लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, है ना। जिन जिन को भी निचोड़ कोर्स में एडमिशन लेना है वो 21 जून से पहले ले लेंगे निचोड़ कोर्स में एडमिशन, है ना। और उनको 1 जुलाई से स्टार्ट से नए बैच में भी दोस्तों आपको शुरुआत से अध्ययन भी करने को मिलेगा, है ना। प्रकृति संस्कृतम तदागतम प्राकृतम उक्ति का उचित भावार्थ क्या है? मात्र 1200 रुपए में दोस्तों आप 1 साल तक पढ़ सकते हैं। 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी कोर्स की, तो जिन भी साथियों को पढ़ना है आराम से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए। प्रकृति संस्कृतम तदागतम प्राकृतम, यानी कि यहां पर आपका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो ये होगा कि प्रकृति के रूप में आधार भाषा थी संस्कृत, उससे जो विकसित हुई यह प्राकृत भाषा कहलाई, है ना। ये आधार भाषा कौन सी थी? संस्कृत, और उससे जो विकसित हुई वो प्राकृत भाषा कहलाई, यानी कि बी नंबर आपका सही है। प्रकृति संस्कृतम तदागतम प्राकृतम, है ना, बिल्कुल सही है। और भस्मांकुर का आपने बता दिया कि भस्मांकुर के जो रचनाकार माने जाते हैं वो भस्मांकुर के रचनाकार नागार्जुन माने जाते हैं। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए फटाफट से, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है नागार्जुन का जन्म कब हुआ था, जल्दी जल्दी से बताना है फटाफट से, सभी लोग बताएंगे नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन आज आपसे पूछे जाएंगे। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था सभी लोगों को पता होनी चाहिए। तालाब की मछलियां भी नागार्जुन की रचना है, भस्मांकुर की भी है, बिल्कुल सही, है ना। और खिचड़ी विप्लव देखा हमने, खिचड़ी विप्लव भी देखा हमने, बहुत बढ़िया आंसर आया है। 1911 में हुआ था दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर। अब आपको दूसरा क्वेश्चन है, शिव मंगल से सुमन का जन्म कब हुआ था? शिव मंगल से सुमन का जन्म कब हुआ था, है ना। मिट्टी की बारात आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मिट्टी की बारात आपको पता है, शिव मंगल से सुमन की रचना है मिट्टी की बारात, लेकिन आपको बताना है कि शिव मंगल से सुमन का जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर सही बता रहे हैं कि दोस्तों मिट्टी की बारात एक किसकी रचना है? शिवमंगल से सुमन की रचना है, सभी को पता है। लेकिन शिवमंगल से सुमन आपको बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था, और राइट आंसर आया है 1915। वेरी गुड आंसर, सभी लोगों ने आंसर सही बताया है। एक और क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि दोस्तों आपको बताना है, क्या बताना है? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? ये जन्म भी आप कभी कभी याद करना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, बताइए जल्दी से। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? कौन कौन बता रहा है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? हाँ, सभी लोग बताएंगे।
जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी को जानते हैं दोस्तों, नाटककार के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं जयशंकर प्रसाद के, है ना। और जयशंकर प्रसाद का आपको बताना है कि इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। बहुत सारे लोग, तरणवीर जी 1989 बता रहे, देखो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर 1989 में इनका जन्म हुआ होता तो जयशंकर प्रसाद भी अपनी क्लास में वार्ता कर रहे होते, है ना, कर रहे होते कि नहीं होते? होते जयशंकर प्रसाद जी भी। बोले क्या पढ़ रहे हो आप लोग? साहित्य पढ़ रहे? बोले हाँ मैं भी आ रहा हूं, है ना, पढ़ाने के लिए। तो 1989 नहीं भैया, 1889 है ना, 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों ने बताया है। अब आपको बताना है दोस्तों कि मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जल्दी से आपको बताना है मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। चतुर्थ बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, चतुर्थ बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। चतुर्थ बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। इसमें एडमिशन लेकर के तैयारी कर सकते हैं सभी लोग, है ना। और सभी लोगों ने बताया है कि मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। मराठी, मराठी बताना है किस लिपि में लिखी जाती है। मराठी बताइए, ये मराठी भाषा कई बार पूछी गई है, किस लिपि में लिखी जाती है। और बिल्कुल सही आंसर आया है कि सर ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आया, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी भाषा, है ना। अगला ही क्वेश्चन आपका है, संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए। जानवी जी, सीमा जी, प्रमिला, याचना, अमित जी, है ना, सिकंदर जी, विश्वास जी, मंजू जी, सोनिया जी, श्वेता जी, सभी लोग बताएंगे। अच्छा आंसर है। अनूप जी बताइए कि संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। और आपको बताना है कि हाँ, और उत्तर आपका हो जाएगा कि संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बहुत बढ़िया आंसर है। आपको बताना है लहंदा भाषा, लहंदा भाषा जो है इसका विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? लहंदा, लहंदा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे, लाइक जरूर करते जाएंगे। और दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है चतुर्थ बैच में, चतुर्थ बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से, निचोड़ क्लास हो रही है 21 जून से स्टार्ट। ठीक है, सभी अपने जितने भी भाई हैं, निचोड़ मतलब दोस्तों हिंदी साहित्य में क्या क्या पूछा जाता है ना, पिछले एग्जामों में क्या क्या पूछा गया, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उन सब का पूरा हिंदी साहित्य का निचोड़ और क्या क्या पूछे जाने की उम्मीद रहती है, उन सब का निचोड़ आपको मिलने वाला है। 10 दिन में एक क्लास कंप्लीट होगी निचोड़ वाली, और 1 जुलाई से नया बैच स्टार्ट होगा। और आपने बताया है कि जब सब लहंदा का जो विकास हुआ है वो पैसाची अपभ्रंश से माना जाता है, जो आपका बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर है। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। अगला ही क्वेश्चन आपका आया है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है ना। आपको पता है कि लहंदा और पंजाबी ये पैसाची से विकसित हुई हैं दोस्तों, पैसाची अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। कौन कौन सी? लहंदा और पंजाबी। लेकिन आपको बताना है कि पंजाबी किस अपभ्रंश, पंजाबी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, ये आपको बताना है। पंजाबी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, सभी लोग बताएंगे। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पंजाबी किस अपभ्रंश से विकसित हुई? फटाफट से लाइक जरूर कर दें दोस्तों। और हम तो कहते हैं सभी लोग एडमिशन ले, नॉर्मल फीस में आपको एडमिशन मिल रहा है, अच्छा कंटेंट, रिकॉर्डेड क्लासें भी मिल देंगी, लाइव क्लासें भी आपको मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो सभी लोग बिल्कुल भी यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है, एक स्थायी तरीके से आप पढ़े हिंदी साहित्य प्लस हिंदी व्याकरण को, है ना। और बिल्कुल सही आंसर आया गुरुमुखी लिपि, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, सभी लोग तैयार हैं बताने के लिए कि सभी लोग बताएंगे क्या पूछे आप लोगों से। एक अगला क्वेश्चन ही आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों, सभी लोग बताएंगे कि सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। बताइए,
सिंधी भाषा, सिंधी भाषा को दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो वो संविधान संशोधन कौन सा था? संविधान का संशोधन बताना है आपको, कौन से संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को दोस्तों 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। जल्दी से बताओ, या बता दो कब किया गया? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? थोड़ा सा कठिन प्रश्न है लेकिन बन जाएगा। बताइए, सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 में दोस्तों ये सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया, और जो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आया है दोस्तों। अब आपको बताना है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इनको कब संविधान में जोड़ा गया दोस्तों? संविधान की 8वीं अनुसूची में कब स्थान मिला? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, बताइए बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को कब दोस्तों 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? बताइए, सभी लोग बताएं। सभी लोग बताएंगे। और आपने बिल्कुल सही बताया है कि ये 4 भाषाएं शामिल की गई थी, है ना? कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। और वे 92वां संविधान संशोधन था 2003 में, और इसमें दोस्तों बोडो, डोंगरी, है ना, मैथिली और संताली, ये 4 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने बताया है, बिल्कुल सही आंसर बताया, वेरी गुड। ठीक है, सभी लोगों ने आंसर बताया है। और आपको बताना है दोस्तों, आप एक और दोस्तों प्रश्न आपका आता है कि अधि उपसर्ग का अर्थ क्या है? अधि उपसर्ग का अर्थ क्या है? अधि लिखते हैं अधि उपसर्ग का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए। 4-5 क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछ रहे हैं दोस्तों, उनका उत्तर आपको बताना है। अधि उपसर्ग का अर्थ क्या है? अधि का बताइए। अधि उपसर्ग का जल्दी से बताइए अर्थ क्या होता है? अधि बोर्ड पर नहीं दिख रहे हैं, ऐसे ही बताते चलो। अधि उपसर्ग का अर्थ क्या है? देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। अधि बताना, अति नहीं, अधि उपसर्ग का अर्थ बताना है। और अधि मतलब होता है दोस्तों क्या? अपन बोलते ना अधिकार बोलते, अधिपति। और अधि उपसर्ग का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है अपर या श्रेष्ठ, है ना? इसको आपको याद रख लेना है, अपर या श्रेष्ठ आपको याद करना है अधि उपसर्ग का अर्थ। ठीक है, इसको आपको याद करेंगे, है ना? और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सभी लोग बताएंगे कि अभी उपसर्ग का अर्थ क्या है? अभी बताना है, अभी उपसर्ग का अर्थ क्या है? 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 अभी ये पूछा गया है कई बार, अभी का अर्थ क्या है? अभी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताएं। जैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि अभी में बनेगा जैसे दोस्तों अभिषेक, अभिमुख, अभिषेक, ये आपके शब्द बनेंगे, इनमें उपसर्ग लगा है अभी।
और अभी का अर्थ होता है सामने। अभी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अभी उपसर्ग का अर्थ होता है सामने, सामने, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। अभी उपसर्ग का अर्थ होता है सामने, ठीक है, अभिषेक या फिर दोस्तों आपका अभिमुख, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर बहुत सारे लोगों ने बताए हैं। उपसर्ग के अर्थ भी आपको याद करना, अटकना नहीं है। एग्जाम कैसे भी हो, अगर उपसर्ग के अर्थ एक आध कभी कभी पूछ लेता है, जब थोड़ा सा डीपली पूछता है, ठीक है, तो आपको याद करना है ना, याद करना है, इनके अर्थ भी आपको याद करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर करते रहें। उपसर्गों के अर्थ भी आपको याद करना है। कभी कभी बोले सर हम तो तैयार हैं, चाहे उपसर्ग के अर्थ पूछ ले, चाहे उपसर्ग पूछ ले, है ना, चाहे पूछ ले कि ये उर्दू का उपसर्ग है या संस्कृत का उपसर्ग है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो सभी लोगों ने अच्छा आंसर बताया है, प्रयास किया है। उर्मी जी, निष्ठा जी, सोनू जी, अमृता जी, पूजा जी। तो कौन से ऐसे साथी जो चतुर्थ बैच में दोस्तों पढ़ना चाहते हैं? चौथा बैच स्टार्ट हो चुका है ना। इस बैच में हिंदी साहित्य के कौन कौन साथी हैं जो पढ़ना चाहते हैं? राम मूरत जी, ठीक है, बिल्कुल, है ना। मनीषा जी, आपको बताना है अभिषेक का अर्थ स्नान होता है, लेकिन अभिषेक में अभी जो लगा है, अभी जो लगा है वो उपसर्ग है, उसका अर्थ आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, सोनू जी, गीतिका जी, शैलेश जी, मीनाक्षी, मयंक जी, सीमा, आकांक्षा जी, जगदीप जी, अनिल जी, हरप्रीत, मंजू जी, नीतू, मंजू जी, है ना, प्रीति जी, राजेश, रेखा जी, रविंद्र जी, दुर्गेश जी, हरिप्रीत जी, ठीक है। सभी लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहें। राधिका, सतीश, शिवांश जी, रीना, संजय पाठक जी, पूजा जी, सोनू जी, श्याम पंडित जी, है ना, याचना जी, गीतिका, जसबीर जी, स्वतंत्र जी, हेमलता, रचना जी, ठीक है, उर्वशी जी, रश्मि, ज्योति, मीनू जी, ललिता, अनिता जी, लवली जी, विपिन जी, पूजा, लालदास जी, रमेश जी, मोहित जी, सरस्वती, दारसू जी, बबीता, विजय, राज जी, बहुत बढ़िया, पवित्र जी और डॉली, बहुत बढ़िया, पूनम जी, सीमा, माधुरी, मंजू जी, मिथिलेश जी, अरुण राजपूत, कुणाल जी, अनीता, लालदास जी, ज्योति जी, ममता, हरजेश जी, जसवंत जी, आकांक्षा जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों शेयर कर दें। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना वो एडमिशन लेकर के, है ना, 21 जून से निचोड़ क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। जो निचोड़ पढ़ना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों अगर अभी तक आपने साहित्य की तैयारी नहीं करी है ना, और साहित्य की तैयारी करना है तो निचोड़ कोर्स, निचोड़ क्लासें अटेंड करना है सभी लोगों का। और हमारे जितने भी ऐसे साथी हैं जो पेड मेंबर हैं दोस्तों, जिन्होंने पेड क्लासें ली हैं, उनको निचोड़ कोर्स तो छोड़ना ही नहीं है। निचोड़ क्लासें 10 दिन में आपको हिंदी साहित्य का कंप्लीट निचोड़ आपको पढ़ाया जाएगा। तो निचोड़ में तो आपको दोस्तों रहना ही है, लाइव क्लास में रहना ही है। शाम को 6:30 बजे से क्लासें रहेंगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बिल्कुल सही है, और इसी प्रकार से पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों ठीक है पढ़ते रहें। और 9 बजे ये रोज क्लास अपनी होती है, लाइव क्लास, जिसमें हम भाषा विज्ञान को पढ़ रहे थे। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए, सत्यम वर्मा जी, है ना, लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते जो डिस्प्ले नहीं दिखते, आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। लोकेश जी, दारसू, सुमित जी, राम मूरत जी, है ना, सत्यम, अमृता जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, हेमलता, ऑल इन वन जी, जगदीश चौहान जी, जितने भी साथी हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए। बबीता जी, याचना, पूजा, विपिन जी, सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।